अब यहाँ पर सुंग जिनवू अपने बेड से सोकर उठता है। इसको एक कॉल आता है जो होता है गिना की तरफ से, जो उसे याद दिलाती है कि उसे उसकी स्कूल की एक मीटिंग को अटेंड करना है। और तब उसे याद आता है कि वो बंदा ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। वो स्कूल पहुंचता है और गिना नोटिस करती है कि ये बंदा काफी ज्यादा अलग हो चुका है, टॉल हो चुका है, हैंडसम हो चुका है, प्यारा लग रहा है। उसके क्लासमेट्स भी उसे काफी अट्रैक्टिव समझते हैं, इसलिए गिना उसे बोलती है कि वो उसे अपने किसी क्लासमेट से ना सेटिंग करवा देगी, यार टेंशन मत ले, क्योंकि उसके कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना। लेकिन जिनवू बोलता है कि वो ऑलरेडी लेट हो रहा है, फालतू बकवास मत कर। फिर वो बंदा टीचर से बात करता है जो कहती है गिना एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है और वो मेडिकल स्कूल में जा सकती है। लेकिन टीचर ये भी पूछती है कि अगर गिना की पावर्स अवेकन हो गई तो क्या वो उसे हंटर बनने देगा। जिनवू सीधा कहता है कि ओ वो नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो जाए। इस पर टीचर उसे एक फेवर मांगती है और जो भी फेवर था फिर वो उनकी बात अलग हो जाती है। अगले सीन में जिनवू इस लड़की से मिलता है। इस लड़की का नाम शायद सोनी होता है। जिनवू उसे अपनी गिना बहन की फोटो दिखाता है और इस लड़की को तब पता चलता है कि ये जो है लड़का है ये गिना का भाई है। और उस टाइम पे सोनी बोलती है कि वो स्कूल वापस नहीं जाएगी क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। जिनवू उसे समझाता है कि जो ई रैंक वाले हंटर जो भी तू बनने की कोशिश कर रही है, ऐसे करके तो अपनी जिंदगी नहीं चला पाएगी यार, चाहे कुछ भी हो जाए। सोनी उसकी बात नहीं सुनती और उसे याद दिलाती है कि वो खुद भी एक ई रैंक है। लेकिन जिनवू समझाता है कि वो उसे गिव अप करके जिंदगी जीने को नहीं कह रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं एयरपोर्ट पर गिंगशियल डांसू का वेलकम करता है। डांसू से रिकॉग्नाइज करता है कि वो हंटर एसोसिएशन का चीफ है। वो पूछता है कि डांसू कोरिया में कितने देर रुकेगा, लेकिन डांसू बोलता है कि वो ज्यादा देर नहीं रुकने वाला। जिसपे ये बंदा समझ जाता है कि डांसू जिनवू और यूजिन से मिलना चाहता है क्योंकि उनका नाम उसके भाई की डेथ से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन में आया था। डांसू इस बंदे को कहता है कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अब सर्विलियंस टीम को प्रॉपर्ली पता है कि वो उनको मारने आया है। और यहाँ पर अगले सीन में ये दोनों जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। गुई बताता है कि जो मॉन्स्टर्स है ना वो काफी ज्यादा इवॉल्व कर रहे हैं और समुद्र के आसपास उड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। चोई जानता है कि वो भी ज्यादा दूर नहीं उड़ सकते हैं क्योंकि वो सीधा सी के अंदर गिर जाते हैं, पर वो ये भी मानता है कि आगे जाके वो एक बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। जिनवू हंटर्स के साथ एक गेट के पास होता है और वो संग को ग्रीट कर रहा है। संग नोटिस करता है कि जिनवू इसको भी लाया होता है। हमें पता चलता है कि जिनवू ने संग से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे रेड में शामिल होने का मौका दे, प्लीज आने दे। टाइमिंग बिल्कुल ही परफेक्ट होती है क्योंकि ये जो गेट है ये बिल्कुल अभी अभी ओपन ही हुआ है। तभी एक आदमी बीच में से पता नहीं पतर पतर करके बोल रहा होता है। जिनवू उसे पहचानता नहीं है। संग बताता है कि वो एक ए रैंक हंटर है जो टीम का टैंक बनेगा। ऑन साइड प्रैक्टिस होने वाली है। चू असोल टीम का लीडर होगा। चू जिनवू और सोंगयू को देखकर उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। टीम में 10 हंटर्स हैं जिसमें से आधे बी रैंक है और ये बंदा संग जिनवू को समझाता है कि उन्हें कुछ भी नहीं करना, ज्यादातर लोग नूब्स हैं। जैसे ही टीम गेट के अंदर एंटर हो जाती है जिनवू को एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है और गेट अचानक से रेड हो जाता है। सब घबरा जाते हैं। जिनवू समझ जाता है कि डेंजर है और संग बोलता है कि असोल टीम से कांटेक्ट करो जल्दी से जल्दी। लेकिन तभी वो रेड गेट में खींच लिया जाता है। बैक को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है और वो समझ नहीं पाता कि ये जो रेड गेट है वो ऐसा क्यों हुआ। वो खुद इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाता है। अंदर टीम को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ आ गए हैं और गेट क्यों गायब हो गया, जिसपे ये बताता है कि ये एक रेड गेट है। जिनवू एक्सप्लेन करता है कि अब उनका आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। बाहर निकलने का तरीका दो ही है, या तो बॉस को हराओ या फिर गेट के कोलैप्स होने का वेट करो। तभी अचानक एक एरो आता है और एक सी रैंक हंटर मर जाता है। सब फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर ये लड़की ये देखती है कि सॉन्ग ने मतलब संग जिनवू ने उसकी लाइफ बचा लिया। भाई ओरा फार्म इसे कहते हैं। शू ईल्स को ट्रीज के ऊपर देख लेता है। ईल्स सबसे वीक हंटर्स को टारगेट करते हैं। शू सबको बोलता है कि उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे, लेकिन वो ये भी बोलता है कि वो सबको लीड नहीं कर सकता और टीम को दो ग्रुप में डिवाइड कर देता है। सिर्फ बी रैंक हंटर्स उसके ग्रुप में जाएंगे और जो एक सी रैंक हंटर है ना वो ज्वाइन होने की कोशिश करता है, लेकिन शू उसे धक्का दे देता है। वो बताता है कि रेड गेट का एक दिन बाहर 1 घंटे के बराबर होता है। वो डेड वेट को पीछे छोड़ना चाहता है, अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता। और ये लड़की जिनवू के ग्रुप में ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसने देखा था कि जिनवू ने एरो को कैसे ही पकड़ लिया था। भाई साहब मजेदार। चू मेन रोड ले लेता है। जिनवू फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। फॉरेस्ट में क्लोज मार्क देखकर चू समझ जाता है कि आइस बियर्स यहाँ है। वो सोचता है कि जिनवू का ग्रुप मर जाएगा और जो आइस बियर्स हैं वो उनके सामने आ जाते हैं। चू एक बियर को शील्ड से रोक कर उसे आधा काट देता है। उधर ही जिनवू को बोलती है कि वो आइस बियर्स की टेरिटरी में है, लेकिन जिनवू बोलता है कि वो और अंदर जाएंगे क्योंकि एल्फ्स ज्यादा डेंजरस हैं। ठंड का लेवल बढ़ गया होता है तो जिनवू अपनी इन्वेंट्री से जैकेट्स निकालकर सबको दे देता है। सब शॉक हो जाते हैं कि उसके पास 4 जैकेट्स कैसे। सोंग पूछती है कि वो आखिर है कौन, लेकिन जिनवू बोलता है कि वो उसे यहाँ लाया है इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे प्रोटेक्ट करे और सबको क्वेश्चंस पूछना बंद करना होगा क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, मुझे कुछ नहीं बताना। एक आइस बियर उनके सामने आ जाता है लेकिन सब लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन जिनवू
फाइट के लिए तैयार होता है। बाहर बैक है ना रेड पोर्टल चेक करता है और देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि जो पोर्टल है वो सील हो चुका है। संग बताता है कि जिनवू अभी अंदर है। बैक पूछता है कि उसका रैंक क्या है और जब संग बताता है कि वो ई रैंक है, बैक सोचता है कि जिनवू रीअवेकन हो गया है क्या। और यहीं पर डोंगसू भी आ जाता है। वहां आकर वो जैसे ही बैक को देखता है तो बैक इरिटेट होता है क्योंकि वो अमेरिका में होना चाहिए था। डोंगसू बैक से पूछता है कि ए रैंक हंटर को गेट में जाने क्यों दिया और उसे पता है कि जिनवू अंदर है। अंदर जिनवू आइस बियर्स को अपने हाथों से मार देता है। सब लोग बियर का मीट खाकर एनर्जी लेते हैं। हाइजिन बोलती रहती है कि आसपास और भी ज्यादा बियर्स हो सकते हैं। सोनी कंफ्यूज है कि जिनवू उन्हें अकेला क्यों छोड़कर गया। और यहाँ पर जिनवू आइस बियर्स के लेयर में पहुंच जाता है और अपनी शैडो आर्मी बुला लेता है। वो उन्हें अटैक्स का ऑर्डर देता है। बियर्स बहुत बुरी तरह लड़ते हैं और यहाँ पर नाइट्स को मेजेस रिवाइव करते रहते हैं धड़ाधड़। और जिनवू फील करता है कि उसका माना ड्रेन हो रहा है। तभी एक जाइंट आइस बियर आ जाता है। शैडो आर्मी वाइप आउट हो जाती है और जिनवू का माना खत्म हो चुका होता है। तब वो इग्रिस को ऑर्डर देता है कि वो फाइट करे। इग्रिस बियर के अटैक को रोक देता है, उसकी टांग काट देता है और फिर उसका सर भी उड़ा देता है। भाई साहब, जिनवू इग्रिस की पावर देखकर इम्प्रेस्ड होता है। वो सारे बियर्स के शैडोज को कन्वर्ट कर लेता है। जो चू का ग्रुप है वो एल्फ से बुरी तरह हार चुका है। लगभग सारे मर चुके हैं, सब मर जाते हैं और चू डर के मारे भाग जाता है। एल्फ्स का बॉस दूर से सब देख रहा होता है और बाहर संग नोटिस करता है कि 3 घंटे हो चुके हैं और डोंगसुक सोचता है कि जिनवू मर चुका होगा। वो निकलने की सोचता है लेकिन वंडर करता है कि जिनवू अंदर क्या कर रहा होगा। संग बताता है कि जिनवू उसका दोस्त है इसलिए उसे रेड में आने दिया। ये सुनकर डांसू उसका गला दबा देता है। बैक और डांसू दोनों अपने पावर्स अनलीश कर देते हैं लेकिन गिंगशेल उसको रोक देता है, उन दोनों को रोक देता है। और जो डोंगसू है वो मानता नहीं है कि उसके भाई को किसी मॉन्स्टर्स ने मारा होगा। वो कहता है कि यूजिन ने उसके भाई को मारा है। इस बीच पूछता है कि फिर वो जिनवू के पीछे क्यों पड़ा है। डोंगसू बोलता है कि उसे बस किसी को मारने का एक्सक्यूज चाहिए था और कुछ भी नहीं। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। चू फॉरेस्ट में घूम रहा होता है और आइस बियर्स के लाशें देख लेता है। पहले वो सोचता है कि एल्फ्स ने किया होगा लेकिन फिर जिनवू का ग्रुप चिल कर रहा होता है, मस्त मजे कर रहा होता है। उसे देखिए शौक हो जाता है। वो गुस्से में उन्हें ब्लेम करता है कि सप्लाईज कम होने की वजह से उसकी टीम मर गई और यहाँ पर वो जिनवू पर चिल्लाने लग जाता है बुरी तरह। वो उन्हें मारने की धमकी देता है लेकिन जिनवू उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और बोलता है कि उसकी टीम उसकी वजह से मरी है, मेरी वजह से नहीं। जिनवू जानता है कि जो एल्फ्स वगैरह हैं वो उसके पीछे आए हैं। वो उन्हें बुलाता है और वो सारे सामने आ जाते हैं। उनका लीडर बारूका ह्यूमंस को ट्रैश बोलता है। जिनवू पूछता है कि क्या वो उनके बारे में कुछ कह रहा है। बारूका शौक हो जाता है कि जिनवू उनकी लैंग्वेज को कैसे समझ सकता है। वो सोचता है कि ये सिस्टम की वजह से होगा। बारूका का सोल्जर जिनवू से लड़ना चाहता है। जिनवू पहचान जाता है कि यही वो एल्फ है जिन्होंने उन पर पहला अटैक किया था। वो एक ही स्ट्राइक में उसका सर काट देता है। फिर वो बारूका के ऊपर चार्ज करता है जो उसके अटैक को ब्लॉक करता है। बारूका पूछता है कि वो ह्यूमंस के साथ क्यों घूम रहा है क्योंकि वो बाकी ह्यूमंस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगता। जिसपे बारूका एक बात बताता है कि जो एल्फ्स है ना उनके दिमाग के अंदर एक आवाज गूंजती रहती है ह्यूमंस को देखते ही कि ह्यूमंस को मार दो। लेकिन जिनवू को देखकर वो सेम आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, वो गायब हो जाती है। इसलिए वो उसे लड़ना नहीं चाहता और कह देता है कि अगर जिनवू अपने कंपेनियंस को उसके हवाले कर दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। अरे वाह। जिनवू बारूका से पूछता है कि एल्फ्स इंसानों से लड़ते क्यों हैं और वो जवाब देने ही वाला होता है लेकिन अचानक से उसका सिस्टम मतलब वो ग्लिच होने लग जाता है बुरी तरह। फिर वो जिनवू को बोलता है कि उसके साथियों को दोबारा उसके हवाले कर दे। जिनवू कंफ्यूज हो जाता है पर बारूका उसे अपनी डील एक्सेप्ट करने को कहता है। जिनवू मना कर देता है तब बारूका समझ जाता है कि जिनवू लड़ना चाहता है। वो बोलता है कि जिनवू नंबर्स में कम है पर जिनवू तुरंत ही अपनी शैडो आर्मी को समन कर देता है। उसके साथ ही शौक हो जाते हैं, सोचते हैं ये सब वो कैसे कर रहा है। बारूका अपने लोगों को अटैक का ऑर्डर दे देता है और वो शैडो आर्मी से टकरा जाते हैं। जिनवू के जितने भी कंपेनियंस हैं वो भागने लग जाते हैं लेकिन एल्फ्स के आर्चर्स उन्हें शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनवू तुरंत उन सबको काट देता है लेकिन वो फील करता है कि उसकी माना कम हो रही है क्योंकि उसके सोल्जर्स एल्फ्स के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। बारूका उस पर चार्ज करता है और जिनवू जानता है कि वो बहुत पावरफुल है। उसे लगता है कि शायद इग्रिस की हेल्प से भी वो उसको नहीं हरा पाएगा। दोनों फाइट शुरू करते हैं और वो कुछ देर तक लिटरली इवनली मैच्ड दिखते हैं लेकिन फिर बारूका एक स्ट्रॉन्ग किक मार देता है। वो बोलता है कि उसे मजा आ रहा है पर तभी शैडोज मेजेस के एक मैसिव फायरबॉल छोड़ देते हैं। चू दूर से एक्सप्लोजन देखता है और जिनवू की तरफ भागता है पर बारूका भी बुरी तरह अटैक कर रहा होता है। तभी इग्रिस अचानक से आकर चू को स्टैब कर देता है। चू समझ जाता है कि जिनवू ने उसकी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर ली थी। जिनवू उसे एक मीनियन बना देता है और बारूका को पीछे ढकेल देता है और फिर बाद में ये बंदा उसका नाम आयरन रख देता है। आयरन एक जबरदस्त स्क्रीम छोड़ता है जो बारूका को प्रोवोक कर देती है। बारूका तुरंत आयरन पर चढ़ जाता है और लड़ाई
शुरू हो जाती है। वो आयरन को बोलता है कि वो बहुत स्लो है। सॉन्ग और बाकी सब दूर से इस फाइट को देख रहे होते हैं और वो बुरी तरह शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस फाइट का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग ही चल रहा होता है। बारुको बोलता है कि आयरन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता और वो इग्रेस और जिन्वू को भी फाइट में आने के लिए आमंत्रित करता है, बुलाता है, इनविटेशन देता है। तीनों फिर बाद में उसके ऊपर मिलकर बुरी तरह अटैक कर देते हैं, पर बारुका फिर भी उनके अटैक्स संभाल लेता है। आयरन फिर से प्रोवोक करता है और बारुका एक डेंजरस ब्लो देता है और तभी हम देखते हैं जिन्वू अचानक से उसे पीछे से स्टैब कर देता है। बारुका बोलता है कि उसने अपने वाइटल्स पॉइंट सारे मिस करवा दिए हैं, बच गया है कुल मिला के, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्वू बोलता है जो बारुका है ना उसके सारे के सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा कमजोर है। तब बारुका रियलाइज करता है कि उसके जो पूरा आर्मी है ना वो खत्म हो चुका है, लिटरली खत्म हो चुकी है आर्मी। गुस्से में वो फिर से अटैक करता है। जिन्वू उस पर नाइफ फेंकता है पर वो मिस हो जाता है। बारुका उसका मजाक उड़ाता है पर जिन्वू रूलर्स हैंड से नाइफ को वापस खींच लेता है और वो सीधा बारुका की तरफ उड़ता है। बारुका उसे कैसे जैसे ब्लॉक कर लेता है पर इस प्रोसेस में उसकी नाइफ टूट जाती है। आयरन उसे पकड़ लेता है और मेजिस उस पर मैसिव फ्लेम्स छोड़ देते हैं। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं इसके बाद भी जो बारुका है वो बच जाता है और सबको मार देते हैं। क्या मतलब मार देने की धमकी देता है, मार तो क्या ही देता है। पर जिन्वू फिर से उसे स्टैब कर देता है और बोलता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। बारुका यकीन नहीं करता पर आयरन पीछे से आकर अपना बड़ा हैमर उस पर गिरा देता है और जिन्वू यहाँ पर काफी अच्छा लेवल अप हो जाता है। आयरन उसको पीटना कंटिन्यू करता है तो जिन्वू उसे रोक देता है और कहता है बुड़बक रुक जा। और फिर बाद में कंपेनियंस पूछते हैं कि ये सब क्या था, ये खत्म हो गया है क्या? जिन्वू बोलता है कि अब वो घर जा सकते हैं। सब अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। संग बोलता है कि गेट के अंदर एक हफ्ते का टाइम स्किप हो चुका है। वो बैक को घर जाने के लिए कह रहा होता है पर बैक साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसके गिल्ड मेंबर्स अभी भी गेट के अंदर फंसे हुए हैं। तभी गेट नॉर्मल हो जाता है और वो सोचता है कि चू ने सबको बचा लिया होगा, लेकिन गेट से सिर्फ जिन्वू की टीम बाहर आती है। गेट डिसअपीयर हो जाता है और बैक को समझ आ जाता है कि चू बचा ही नहीं। उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ लो रैंक हंटर जिंदा वापस आए। वो जिन्वू से पूछता है कि क्या हुआ पर जिन्वू कुछ बताने से सीधा मना कर देता है। बैक गुस्से में आकर बोलता है कि व्हाइट टाइगर्स के 6 मेंबर्स मिसिंग है और वो इंचार्ज है तो उसे सच पता होना चाहिए। जिन्वू बोलता है कि उसने उसके 2 मेंबर्स की जान बचाई थी और बैक को उसका शुक्रिया करना चाहिए। बैक इमीडिएटली अपोलोजाइज करता है, माफी मांगता है और शुक्रिया भी करता है। जिन्वू जाने लगता है पर बैक हाइजीन से पूछती है, इस लड़की से पूछता है कि जिन्वू अपसेट क्यों लग रहा है। वो बोलती है उसे नहीं पता पर बॉस को हराने के बाद उसका मूड काफी ज्यादा वियर्ड हो गया था, डाउन हो गया था। संग बोलता है कि शायद वो थक गया होगा और वो बुरा आदमी नहीं है। बैक संग को बोलता है कि जिन्वू को गिल्ड में ले आना, ठीक है। जिन्वू इस लड़की को घर छोड़ने चला जाता है जिसपे लड़की कहती है कि प्लीज हाँ थोड़ा सा केयरफुल रहियो यार, उसे कुछ होना नहीं चाहिए प्लीज। और जिन्वू ने जो सब भी उन लोगों के लिए किया है उस सब चीजों के लिए ये बंदी उसके लिए ग्रेटफुल भी है। जिन्वू जब घर जा रहा होता है वो बारुका की नाइफ देखता है और याद करता है कि वो उसे मेनियंस में कन्वर्ट नहीं कर, शैडोज में कन्वर्ट नहीं कर पाया क्योंकि बारुका उसके कंट्रोल के लिए काफी ज्यादा पावरफुल था, मतलब उसका लेवल काफी ज्यादा हाई था। अगली सुबह हम देखते हैं यूजिन उसके पास आता है और बोलता है कि हमें जाना चाहिए, लेकिन जिन्वू बोलता है कि एक को पिक भी करना है तो चलो उधर चलो। फिर बाद में हम देखते हैं सॉन्ग वैन के अंदर उसे ज्वाइन कर लेते हैं। जिन्वू पूछता है कि क्या वो सही से सोई क्योंकि वो सुबह ही घर पहुंची थी। यूजिन को लगता है कि दोनों ने याद बताइए। वो जिन्वू को याद दिलाता है कि सॉन्ग माइनर है, ये बच्ची छोटी है अभी, पर जिन्वू बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में तीनों मिशन पर निकल जाते हैं। रेड के दौरान यूजिन जिन्वू के सारे सोल्जर्स मिनियंस को मॉन्स्टर्स के मैसेकर करते हुए देखकर लिटरली शॉक हो जाता है। वो जिन्वू से पूछता है कि ये सब क्या है तो जिन्वू रिवील करता है कि उसने ये सब समन किए हैं। रेड के बाद वो उन्हें माना क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर दे देता है पर यूजिन चाहता है कि वो खुद जेम्स को कलेक्ट करे और यहाँ पर एक नाइट आके उसे जेम्स दे देता है। और उधर हम देखते हैं एक अजीब सा आदमी क्रैश साइट में दिखाई देता है। एक सोल्जर उसे देखकर डर जाता है पर वो आदमी बोलता है कि टेंशन मत लो, उसके साथ ही अभी जिंदा है, वो सिर्फ घर जाना चाहता है और कुछ भी नहीं। जिन्वू और यूजिन अपनी 19वीं सक्सेसफुल रेड सेलिब्रेट करते हैं। यूजिन बताता है कि वो गिल्ड मास्टर लाइसेंस के रिटन एग्जाम देने वाला है ताकि अपने फादर को नेगोशिएट करवा कर वो जो गिल्ड है वो ले सके। पर जिन्वू बोलता है कि वो कुछ टाइम तक यूजिन से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसे एक जरूरी जगह जाना है, जिसपे यूजिन को लगता है कि शायद वो जिन्वू को अवॉइड कर रहा है। वो बोलता है कि यूजिन का जो बड़ा भाई है जिसका नाम YUNG यंग है शायद, वो भी उसे काफी ज्यादा पसंद करता नहीं है। वो दोनों कभी भी ब्रदर्स की तरह टाइम ही नहीं बिताते, लेकिन जिन्वू उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है और कर चुका है ऑलरेडी। यूजिन चाहता है कि वो एक फैमिली की तरह हो जाए। जिन्वू बोलता है कि ठीक है, अब से वो उसे अपना छोटा भाई समझेगा। ओके फाइन। उधर वो मिस्टीरियस आदमी जेल में होता है। गार्ड्स बताते हैं कि उसका नाम अल्वान है। 10 साल पहले वो एक गेट में
फंस गया था और फिर अमेरिका में मिला, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो कोरियन ट्रांसलेटर बुलाया जाता है जिसका नाम होता है डोंगसू। अबे ये तो अपना डोंगसू है रे। और अगले सीन में जिनवो है ना, वो डीमन कैसल वापस आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि जब वो लास्ट टाइम वो जो सरबीरस से फाइट करी थी उस बंदे ने, तब वो लेवल 20 था, अब उसका लेवल 3 गुना हो चुका है। तो वो कॉन्फिडेंट है कि वो डंजन के मॉन्स्टर्स को इजीली हरा देगा। वो की यूज करता है, एक कॉस्ट मिलती है 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करने वाली। टास्क इम्पॉसिबल जैसा लगता है, पर जिनवो डिटरमाइंड है क्योंकि उसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ की इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और यहाँ पर यूजिन अपने फादर हान से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि उसे गिल्ड का लीडर बनना है। हान को पता होता है कि यूजिन को गिल्ड मास्टर लाइसेंस जिनवो की वजह से मिला। हान उसे वीक समझता है, पर एक कंडीशन देता है, अगर तुम जिनवो को हमारे गिल्ड में रिक्रूट कर दो तो मैं शायद तुम्हें लीडर बनाने का चांस दूंगा। जिनवो डीमंस को मार रहा होता है। भाई यहाँ पर बहुत गदर लड़ाई चल रही है। फर्स्ट फ्लोर लिटरली क्लियर करता है, पर सिस्टम बोलता है कि वो उन्हें मिनियंस नहीं बना सकता क्योंकि उनका माना कंटेमिनेटेड है। उसे एक परमिट मिल जाता है जो उसे दूसरे फ्लोर के टेलीपोर्टेशन सर्कल के लिए होता है। और यहाँ पे ये जो डंजन है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो वो चलना नहीं चाहता। वो आइस बियर लीडर को समन करता है और उसे टेलीपोर्टेशन सर्कल तक के लिए ले जाने के लिए ऑर्डर देता है। रास्ते में डीमंस रोकने की कोशिश करते हैं, पर आइस बियर सबको तोड़ देता है। जिन वो इम्प्रेस हो जाता है और उसका नाम टैंक रख देता है। उधर हाई इनको हम पूल के अंदर देखते हैं। बाकी गर्ल्स उसे देखकर जेलस हो रही होती हैं। वो चोई की बात याद करती है। जितने भी मॉन्स्टर्स हैं, जो विंग्ड मॉन्स्टर्स हैं जीजू आइलैंड से, वो पूछती है कि पब्लिक को क्यों नहीं बताया जा रहा है। चोई बोलता है कि एसोसिएशन ने मना किया है, मना क्योंकि पब्लिक में बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाएगा। पर वो बोलता है कि टेंशन मत लो, गिल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है ताकि मॉन्स्टर्स को हरा सके। जिन वो डीमंस को हंट करता रहता है। भाई बहुत गंदा तोड़ रहा होता है। डंजन बी रैंक डीमन से भरा हुआ है और फ्लोर्स ऊपर जाते जाते मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। वो परमिट कैरिंग डीमंस को फोकस करके फ्लोर क्लियर करता रहता है। पर कैसल के भाई एक दो फ्लोर थोड़ी है, 100 फ्लोर्स है यार, और उसे ये सब जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास खाने की बहुत ज्यादा कमी है। अब यहाँ पर हाइजिन और संग उसे ढूंढने आते हैं, पर वो बंदा घर पर है ही नहीं। हाइजिन बोलती है कि उन्हें वापस चला जाना चाहिए। संग बोलता है कि जिनवू कुछ टाइम से रेड्स में भी नहीं देखा गया यार, उसका लास्ट नॉन लोकेशन सिटी के बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है। हाइजिन पूछती है कि वो ये कैसे जानता है। संग बोलता है भाई मैं अपना काम जानता हूँ। पर वो भी सोच रहा होता है कि जिनवू सच में गया तो गया कहाँ। जिनवू कोर्स कंप्लीट कर देता है और लॉर्ड ऑफ द लोअर फ्लोर्स दिखाई देता है। उसके मिनियंस मतलब शैडोज डीमन से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिनवू फील करता है कि उसकी इंटेलिजेंस स्टेट्स बढ़ने से वो अपनी आर्मी को बेटर कंट्रोल कर पा रहा है। तभी बॉस एक बढ़िया सा अटैक कर देता है। जिनवू एक पावरफुल पंच मारता है और बॉस दूर तक उड़कर चला जाता है, पर वो तुरंत रिकवर करके वापस अटैक कर देता है। आयरन शील्ड दे देता है। ओ भाई इनकी जुगलबंदी तो काफी ज्यादा अच्छी है यार, है ना। आयरन शील्ड दे देता है। जिनवू डिफेंड करता है। एक ओपनिंग देखकर वो बॉस पर चार्ज करता है, पर बॉस स्विंग कर देता है। जिनवू को लगता है कि अब वो हिट हो जाएगा, पर वो रूलर्स हैंड यूज कर देता है और उसके सारे अटैक्स को स्टॉप कर देता है। वो डॉज कर लेता है और समझ जाता है कि बॉस उसकी मूवमेंट्स रीड कर सकता है, उसे सर पर अटैक करना होगा। वो बुरी तरह भागता है और बॉस उसका पीछे कर रहा होता है। जिनवू एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और बॉस उसे टकरा जाता है बुरी तरह। जिनवू नाइफ्स के साथ नीचे गिरकर बॉस का गला काट देता है। बॉस नीचे गिर जाता है और गिरते हुए डेब्रस उसके ऊपर आ जाते हैं और जिनवू को रिवॉर्ड मिलता है वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेल में इल्वान इंटेरोगेशन रूम में बैठा होता है। डांस उसे देखकर बोलता है कि वो एक बोलने वाला मॉन्स्टर लगता है, पर इल्वान बोलता है कि वो इंसान ही है और चाहे तो उसका डीएनए टेस्ट करवा लो यार। और वो इस बात पे बहुत इरिटेट हो रहा होता है कि जो उसका बॉस है ना, वो उसके फन टाइम में बिल्कुल उसे डिस्टर्ब कर देता है। इल्वान डांसो से पूछता है कि वो गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना ज्यादा जानता है। उसके हिसाब से एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है और उसका गोल है उसे रोकना। जिस पर डोंगसू बोलता है कि दुनिया भर के जितने भी हंटर्स हैं ना, वो मिलकर इस चीज को रोक सकते हैं, पर इल्वान बोलता है कि वो लोग कोई चांस नहीं रखते उस चीज के सामने। और तब भी डोंगसू उसकी फाइल्स को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। इल्वान जिनवू का फादर है। भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। वो गुस्से में बोलता है कि वो उसे मार देगा क्योंकि जिनवू अब जिंदा नहीं। और ये चीज लिटरली किसने बोली? डोंगसू ने बोली। और ये चीज सुनने के बाद भाई हम देखते हैं कि इल्वान बहुत गुस्सा होता है। अगले सीन में हमें फायरमैन दिख रहे होते हैं जो लोग सीन को संभाल रहे हैं। हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर बहुत बुरी तरह डिजास्टर हो रखा है, जो सिर्फ एक चीज से हो सकता है, 2 एस रैंक हंटर्स की वजह से। लेकिन उन्हें लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा लकी हैं क्योंकि डैमेज ज्यादा नहीं बढ़ा। डोंगसू को तो लिटरली एक पल के अंदर हरा दिया गया था भाई। और फिर हम वापस जिनवू के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर जितने भी शैडो स्टेज के मिनियंस है वो सारे 75वें फ्लोर के अंदर सारे डीमंस को इजीली स्लॉटर कर रहे होते हैं। वो बॉस को बोलता है कि जो फाइट है वो बिल्कुल ही वन साइडेड हो रखी है, पर
पर बॉस सिर्फ उसे घूरता रहता है, जैसे वो सोच रहा हो कि क्या मैजिक बीस्ट भी डर फील कर सकते हैं। और जिन वो उसी टाइम पे बॉस को खत्म कर देता है और सिस्टम बताता है कि उसकी लेवल फिर से बढ़ गई है। पर तब उसे पता चलता है कि उसका फूड खत्म हो चुका है और वो सोचता है कि आगे अभी 25 फ्लोर और बचे हैं, जर्नी अभी काफी लॉन्ग है। हमें पता चलता है कि उसे इयररिंग्स और नेकलेस मिले हैं जिन बॉसेस को उसने अभी मारा था उन सब से। दोनों एक सेट का पार्ट हैं जो उसके स्टैट्स बूस्ट कर देते हैं, पर एक और आइटम चाहिए सेट कंप्लीट करने के लिए और वो सोचता है नेक्स्ट बॉस शायद वो आइटम ड्रॉप करे। उसे एक आइटम वेरियस ग्लास करके कुछ भी मिलता है जो उसके मेजेस की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, डबल कर देता है ऐसा मान लो। फिर वो एक कर्स्ड लूट बॉक्स खोलता है जिसमें एक की होती है, लेकिन सिस्टम उसके बारे में कोई ज्यादा इन्फो नहीं देता। वो नोटिस करता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 2 आइटम्स तो उसके पास आ गए हैं और ये यही सोच रहे होते हैं कि लास्ट जो आइटम है ना उसको ढूंढ कर वो अपनी मॉम को बचा सकता है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम आएगा तो लास्ट आइटम जरूर मिलेगा। लेवल बढ़ने के बावजूद उसे लगता है कि अभी और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे 25 लेवल है और खाना भी खत्म हो चुका है। उसे लगता है यहाँ पर कि ईरैक हंटर रहकर वो अपनी लेवल इंक्रीज नहीं कर पाएगा क्योंकि हाई लेवल रेट्स में उसे एंट्री नहीं मिलती। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपनी रैंक को दोबारा से असेसमेंट करवाएगा। आखिरकार डिसाइड कर लिया भाई। हंटर एसोसिएशन में हान कैंडिडेट को चेक कर रहा होता है और सडनली जिन्वू को देखकर शॉक हो जाता है। वो बैग को रिपोर्ट करता है और बैग तुरंत वहां आ रहा होता है भाग भाग के भाई। एक कैंडिडेट बोल रहा होता है कि वो हंटर इसलिए बन रहा है क्योंकि उसे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने, उनका संभाल के रखना, उनको ध्यान से रखना है। दूसरा उसे बोलता है कि अरे टेंशन ना ले वीरे, ई रैंक को छोड़कर कोई भी रैंक ले ले, हंटर्स काम चला ही लेते हैं, फिर पैसे आ जाएंगे। जिन्वू टेस्ट देता है, एग्जामिनर उसे ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखने को बोलती है। जैसे ही वो टच करता है मशीन एरर दिखाने लग जाती है। डायरेक्टर आता है, हेल्प करता है, पर फिर भी एरर हो रहा होता है। वो शॉक हो जाता है, बोलता है मशीन बिल्कुल ठीक है, बस जिन्वू की मैजिक पावर मेजर ही नहीं हो सकती भाई साहब, कितनी ज्यादा है, वो लिमिट से बाहर है भाई, ये इसको केपेबल नहीं है, ये मशीन कैपेबल नहीं है इसको संभालने के लिए। सबको समझ आ जाता है कि ये देश का 10th एस रैंक हंटर बन सकता है, बन चुका है यार। इस बीच गिंग्योल चोई से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि एसोसिएशन के अंदर जो लोग हैं वो एंट की अटॉप्सी कर रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि उनके जो पावर्स हैं वो कितनी ज्यादा है, ये सब फलाना धमकाना, पर कंक्लूजन आने में अभी टाइम लगेगा। चोई रेड गेट इंसिडेंट के बारे में पूछता है कि बॉस को किसने मारा। इस पे जिंजल बताता है कि उसे नहीं पता एग्जैक्टली। सडनली कमोशन होता है, दोनों चेक करने जाते हैं। एसोसिएशन में सब लोग जिन्वू को देखकर स्टंड हो जाते हैं क्योंकि मशीन उसकी पावर मेजर ही नहीं कर पा रही थी। डायरेक्टर उसे बोलता है कि 3 दिन बाद आके अपना लाइसेंस लेकर चले जाना, उन्हें रैंक फाइनलाइज करनी होगी, टाइम लगेगा थोड़ा। हान उसके पास जाने का सोचता है पर चोई पहले ही आ जाता है। सब लोग चोई को पहचान जाते हैं, वो हंटर गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है भाई साहब ऑब्वियसली। वो जिन्वू की ऑरा फील करके शॉक्ड हो जाता है। वो जिन्वू को अपने गिल्ड को ज्वाइन करने का ऑफर देता है पर जिन्वू उसे इग्नोर कर देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो एकदम से डिसअपीयर हो जाता है भाई, गायब लिटरली। तो लोग सोचते हैं कि शायद वो असैसिन टाइप हंटर है, पर चोई और ज्यादा शॉक हो जाता है जब बैक वहां भागते हुए आता है जिन्वू को ढूंढने के लिए। तब चोई को लगता है कि व्हाइट टाइगर भी जिन्वू में इंटरेस्ट रखते हैं, शायद जिन्वू ही वो बंदा है जिसने रेड गेट को कॉन्कर किया था। अगले सीन में जिन्वू अपनी मॉम के पास होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या वो कभी जाग सकती हैं, क्या शायद जाग जाए। रूम से निकलता है तो जिंजल से टकरा जाता है और सोचता है कि क्या सर्विलेंस टीम उस पर नजर रख रही है। जिस पे जिंजल बताता है कि सर्विलेंस टीम्स हंटर्स को कंट्रोल करती है, क्रिमिनल्स को फॉलो नहीं, समझ रहा है। वो कहता है कि कोई उससे मिलना चाहता है। तब गूनी आता है, हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। सर का सॉरी, मैं नाम अगर गलत ले रहा हूं तो प्लीज लेट मी करेक्ट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज गो एंड कमेंट देयर, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, अभी जो सर आ चुके हैं वो जिन्वू को एस रैंक बनने पर कांग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड इसलिए रखा गया है ताकि सबसे पहले वो खुद उससे मिल सके। अब प्रेसिडेंट एक्सप्लेन करता है कि एसोसिएशन को पावरफुल हंटर्स चाहिए होते हैं, पर ज्यादातर हंटर्स बिग गिल्ड्स ज्वाइन कर लेते हैं फेम और मनी के लिए। जिंजल भी एक्सपर्ट है पर एस रैंक नहीं। प्रेसिडेंट जिन्वू को इनवाइट करता है कि एसोसिएशन को ज्वाइन करे और प्रॉमिस करता है कि उसे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन देगा। जिन्वू कंफ्यूज होता है। गुनी एक्सप्लेन करता है कि हंटर्स लोगों को मैजिक बीस्ट से बचाते हैं, 5 मेजर गिल्ड सिस्टम को बेयरली बैलेंस रखे हुए हैं। अगर जिन्वू इनमें से किसी भी गिल्ड में ज्वाइन करता है तो पावर इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि जिन्वू एसोसिएशन को ज्वाइन करे और एसोसिएशन को 6th मेजर पावर बना दे। प्रेसिडेंट कहता है कि कंट्री के लिए करो यार, कंट्री के लिए तो कर ही सकते हो ना। जिन्वू थोड़ा सोचता है, उसे लगता है कि प्रेसिडेंट के साथ काम करना फ्यूचर के लिए अच्छा होगा क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो पहला एस क्लास हंटर था और अब वो 80+ एज में भी है, जबकि उसके पास क्रेजी पावर है जो अभी भी लिटरली ये जिन्वू भी फील कर पा रहा होता है। पर जिन्वू फाइनल डिसीजन करता है कि वो मना करेगा। प्रेसिडेंट सोचता है शायद पैसे कम मिलते होंगे इसलिए, पर जिन्वू बोलता है कि वो अभी फाइट
फाइट करना चाहता है, डंजन ही उसकी जगह है। प्रेजेंट समझ जाता है कि वो सीरियस है और कहता है कि अगर वो यंग होता तो शायद उसके साथ फाइट भी करता। वो जिनवू को थैंक्स बोलता है, जिनवू जाता है, यहाँ से चला जाता है और प्रेसिडेंट यहाँ पर सैड हो जाता है क्योंकि ये जो एजिंग है ना उसको क्योर करना लगभग इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल ही है ऑब्वियसली। इवन एस रैंक हीलर भी नहीं कर सकते ये सारी चीजें। वो अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवा देता है भाई साहब, और ये मस्त अभी दारू पिएगा, मजे करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं अमेरिका के अंदर डांसू हॉस्पिटल में उठा है। डिप्टी डायरेक्टर पूछता है क्या एलान सच में मैजिक बीस्ट था? डांसू को लगता है हाँ ऑब्वियसली, उसके पास सुपर ह्यूमन पावर थी भाई। डायरेक्टर बोलता है रिकवरी के बाद वापस आना। डांसू पूछता है एलान का क्या हुआ, जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि ट्रैकिंग चल रही है, लेकिन मतलब ट्रैकिंग चल रही है लेकिन पकड़ना मुश्किल ही है, इम्पॉसिबल सा है क्योंकि डोंगसू खुद भाई इतना बड़ा एस रैंक हंटर है, वो उसके सामने होपलेस था। डांसू को याद आता है कि एलान ने उससे बोला था फैमिली को छोड़ दे। उसे इंसल्ट फील होती है और वो रिवेंज लेना चाहता है, बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाता है रिवेंज लेने के लिए, और उस चीज के लिए उसे आर्टिफैक्ट चाहिए, महंगे महंगे तगड़े तगड़े। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आर्टिफैक्ट्स है ना वो हाई लेवल इक्विपमेंट्स हैं जो क्राफ्ट्समैन बना नहीं सकते, जिन वो ऑनलाइन शॉप देख रहा होता है, पर सब कुछ इंसेनली एक्सपेंसिव है। उसे लगता है डीमन कैसल काउंटर करने के लिए प्रॉपर गियर चाहिए। वो जो उसको एवेरियस ग्लास मिला था ना वो उसे बेचने का सोचता है क्योंकि उसका वैल्यू इंसेन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो गियर है वो मैजिक डैमेज को डबल कर देता है। पर वो सोचता है कि सब लोग शक करेंगे कि एक ई रैंक हंटर के पास ये आइटम कैसे आया, इसलिए वो एक ई रैंक गेट ज्वाइन करने का प्लान बनाता है ताकि एक्सक्यूज मिल जाए। तब वो हंटर गिल्ड का माइनिंग टीम होती है ना, उसमें रिक्रूटमेंट नोटिस देखता है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो जिनवू की फाइल देख रहा होता है। सोचता है कि क्या वो फॉल्स रैंकर है क्योंकि फोटो में बिल्कुल अलग लग रहा है, जिसपे ये जिंगिल बोल रहा होता है कि अनलाइकली, मतलब ये शायद सच ही नहीं है क्योंकि उसके क्रिटिकल इंजरी के रिकॉर्ड्स भी हैं। जिंजिल बताता है कि जिनवू अपनी मॉम का मेडिकल बिल और सिस्टर की फीस भी दे रहा है, जिसपे गुनी को लगता है वो अच्छा इंसान है। पर जिंजिल बोलता है कि जिनवू माइनिंग टीम ज्वाइन कर चुका है। गुनी शॉक हो जाता है, प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है कि वो ऐसा क्यों करेगा यार, पागल है क्या वो? जिनवू माइनिंग टीम ज्वाइन करता है और खुद को ई रैंक इंट्रोड्यूस करता है। लार्ज स्केल रेड्स में माइनिंग टीम माना क्रिस्टल कलेक्ट करती है और जो रिकवरी टीम है वो मॉन्स्टर्स के बॉडीज को हैंडल करती है। चोई गेट के अंदर मॉन्स्टर्स को फ्लेम से जलाता हुआ सबको पीछे रहने को बोलता है। टैंक्स शील्ड्स बनाते हैं ताकि फायर उन तक ना आए। चोई कहता है वो फ्लेम्स को कंट्रोल करके वापस ले आया क्योंकि ये जो बॉडीज है अगर वो ओवरकुक हो जाए तो बॉडीज बेकार हो जाती है, कोई फायदा नहीं। सारे मैजिक बीस्ट वाइप हो चुके हैं तो वो आगे मूव करने का ऑर्डर दे देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं गेट से बाहर आते वक्त जिनवू उसे देखता है और इम्प्रेस्ड होता है कि चोई ने एक ए रैंक डंजर इतने इजीली हैंडल कर दिया, वाओ यार। फिर हायेन बाहर आती है, हंटर गिल्ड की वाइज मास्टर है भाई ये बनती, जिन उसका टेरिफाइंग ऑरा फील कर पाता है और वो उसकी प्रेजेंस महसूस करती है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके ओरा एकदम वैनिश हो गया। किसका ओरा भाई? जिनवू का ओरा एकदम से वैनिश हो जाता है। और फिर बाद में माइनिंग और रिकवरी टीम दोनों के साथ में काम स्टार्ट कर देते हैं। जिनवू बॉस रूम की स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर फील कर रहा होता है, डीमन कैसल के बॉसेस से भी ज्यादा। वो देखना चाहता है कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये सारी चीजें। दूसरे वर्कर उसे ई रैंक हंटर समझकर लाइटली लेते हैं, पर जब वो अपना काम स्टार्ट कर देता है तो सबकी मुंह की फटी रह जाती है। सब शॉक हो जाते हैं कि क्या बात है, क्या स्ट्रेंथ है, इनसेन है यार। टीम उसे देखकर खुश हो जाती है। लंच ब्रेक होता है पर जिनवू रुक जाता है, वो एरिया फिनिश करना चाहता है। सब जाते हैं और जैसे ही सब चले जाते हैं वो बॉस रूम की तरफ रश करता है सिर्फ देखने के लिए, पर वो सोचता है कि बॉस को मार दिया तो गेट क्लोज हो जाएगा और जो गिल्ड है उसको बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस होगा। तब वो पीछे देखता है और यहाँ पर हाइन खड़ी होती है और वो उसे रोक लेती है। वो पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। जिनवू रियलाइज करता है कि वो केयरलेस हो गया, बोलता है वो गलती से यहाँ आ गया। हाइन उसे स्टेप बैक करने को कह रही होती है और बोलती है कि इस रूम से बाहर चला जा, ये बॉस का रूम है। वो जाने लगता है पर हाइन फील कर लेती है कि उसमें कुछ अलग सा है। वो उसे रोक कर कहती है वेट। वो कहती है कि जिनवू की स्मेल काफी ज्यादा डिफरेंट है और सोचती है क्या वो सच में एक हंटर है। उसका आईडी चेक करती है और यहाँ पर ई रैंक लिखा होता है और यहाँ पर इसको बदबू नहीं आ रही होती, लिटरली खुशबू आ रही होती है। फिर वो उसे केयरफुल रहने को बोलकर जाने देती है। अब यहाँ पर जन वापस माइनस के पास जाता है, सब बताते हैं कि उन्होंने हाइन के एक इंसिडेंट के बारे में सुना है। एक बोलता है कि वो लकी है। जो हाई है ना, ये लड़की है ना, ये अपने फ्री टाइम में बॉस से सबको बचाने के लिए डंजन में पेट्रोल करती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन वो हंटर्स की स्मेल पसंद नहीं करती, इसलिए हमेशा हैंडकरचीफ मतलब हैंकी रखती है अपने पास। जिनवू सोचता है कि ये लड़की मुझे इतना अजीब तरीके से स्मेल कर रही है, क्या मैं अलग स्मेल होता हूँ? लेकिन ये सारी चीजें शायद सिस्टम की वजह से होगी। टीम लीडर उसे सैलरी देते हैं और बताते हैं कि जिनवू की स्पीड की वजह से वो रिकवरी टीम से भी पहले काम फिनिश कर गए भाई साहब। और यहाँ पर ये जो आदमी होता है वो उससे पूछता है क्या वो टीम के साथ फिर से काम करना चाहता है। ये बंदा कहता है कि जो हंटर गिल्ड है ना उसके पास कल के लिए 2 रेड मिशन है, पर वो हैरान है कि जो गिल्ड है वो एक साथ 2 रेड्स के ऊपर काम कैसे कर सकती है। तो ये जो आदमी होता है ये उसे समझाता
बताता है कि उनके पास है ना 2 असोल्ट टीम है, क्योंकि वो कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड है, वो काम करते रहने के लिए अग्री करता है। और आदमी यह सुनकर खुश हो जाता है, कहता है कि वो उनके बॉस को उसकी पे डबल करने के लिए पक्का कहेंगे। रात को ये जो चाय ही है, जो भी इस बंदे का नाम, ये बंदी एक आदमी को जिन्वू की जांच करने का, रिसर्च करने का ऑर्डर देती है, पर उसे पता चलता है कि उसके जासूसी से पहले ही वो जो चोई है ना, वो इसकी रिसर्च कर चुका है, वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जो आदमी है ना, ये इसे बताता है कि उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन सील कर दी गई है। कहता है कि उसे ये एक स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि ये पहली बार है कि एसोसिएशन ने लो रैंकिंग हंटर्स के लिए कुछ ऐसा किया हो। और ये लड़की जिन्वू के बारे में बहुत ज्यादा सोचती रहती है, और फिर ये सोने का कोशिश तो करती है, वंडर करती है कि चोई और जो एसोसिएशन है वो सब इसमें इंटरेस्टेड है, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या कर दिया होगा इसने। और वो नोट करती है कि वो जो काउंटलेस हंटर से मिली है ना, उन सब में अजीब तरीके से बदबू थी, लेकिन इकलौता ये है जिसमें एक अच्छी स्मेल है। अगले दिन जिन्वू फिर से माइनिंग टीम ज्वाइन करता है और वो एक सरंग डंजन में काम करना शुरू करता है। जैसे ही दूसरे माइनर्स इसे काम करते हुए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो वो लिटरली ये चाहते हैं कि ये बंदा टीम का रेगुलर मेंबर बन जाए, क्योंकि उसके वहां होने से वो अपना काम जल्दी से जल्दी फिनिश कर पाते हैं, खत्म कर पाते हैं। और उनका लीडर उसे उसकी सैलरी से 5 गुना ज्यादा पे करने का ऑफर करता है, पर वो फिर भी उन्हें ज्वाइन करने से रिफ्यूज करता है। और सेकंड असोल्ट टीम का एक लीडर है जिसका नाम ये खूने खूने जो भी नाम है, मेंशन करता है कि उसे माइनिंग टीम से किसी को बोरो करना है, क्योंकि उन्हें अपना जो सब वगैरह है वो कैरी करने के लिए किसी बंदे की जरूरत है। वो रिस्क अलाउंस देने का प्रॉमिस करते हैं जो भी ये काम एक्सेप्ट करता है, पर कोई भी ए रैंक डंजन में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिन वो वॉलंटियर करता है कि हाँ भाई हाँ मैं चलूंगा, पर दूसरे माइनर्स उसे वार्न करते हैं कि वो मारा जा सकता है, भाई साहब सोच समझ के। हाँ, और वो खूने मतलब इस बंदे का जो भी नाम है उसे बताते हैं कि वो कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसने कल ही ज्वाइन किया है यार ये सब चीजें। जिसपे ये बंदा रिवील करता है कि वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है। कि हून कहता है कि वो ये काम करने के लिए किसी और को ढूंढे, पर वो जिन्वू को अपने टीम के जितने भी सारे सामान वगैरह उन सबको इधर से उधर पोर्टर करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। वो सारे के सारे लोग गेट के अंदर एंटर होने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे ही किहून सबको ना डरने के लिए कह रहा होता है कि किसी को भागना भूगना है ये सब सोचना है तो मत सोचो, क्योंकि जो हंटर टीम है ना, हंटर गिल्ड है, वो किसी भी टीम को वापस नहीं भेजेगी अगर यहाँ पर ज्यादा डेंजरस वगैरह हुआ तो भी। जिन्वू नोट करता है कि उनके 6 मेंबर्स ए रैंक हंटर्स हैं, जबकि बाकी 3 बी रैंक हंटर्स हैं। तो उसे पता चलता है कि वो फर्स्ट असोल्ट टीम से वीकर है, पर वो फिर भी सोचता है कि ये इंप्रेसिव है, क्योंकि दूसरी गिल्ड के पास तो सेकंड टीम भी नहीं है। और जैसे ही वो लोग गेट में एंटर करते हैं, वो नोट करता है कि उसे बुरा लग रहा है, सोचता है कि कुछ टेरिबल फिर से होने वाला है। पर हीलर सैमी उसे वरी ना करने को कहती है कि जब तक वो टीम के साथ चिपका रहेगा, साथ रहेगा, तो वो सेफ रहेगा। उनके सामने मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, उन्हें ये सारी चीजें सेंस हो रही होती है, तो वो बैटल के लिए प्रिपेयर करते हैं और उन पर जैकल्स का एक पैक अटैक करता है। और ये जो बंदा है ये उनमें से एक को पीसीज में कट कर देता है और टैंक दूसरों को डिफेंड करता है, जबकि फाइटर्स उनमें से 2 को काट देता है। गिना सबको गेट डाउन होने को कहती है और वो अपने स्पेल का यूज करके सबको ब्लास्ट कर देते हैं, जितने भी जैकल्स वगैरह थे यहाँ पर। वो सोच रहे होते हैं कि जैकल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ सी रैंक 20 हैं और जिन्वू को पता चलता है कि उन्होंने कॉलर्स पहने हुए हैं। तो वो सोचता है कि उनका जो यूज है वो हंटिंग डॉग्स की तरह किया गया था। और यहाँ पर एकदम से हाई ऑक्स का एक ग्रुप अपीयर होता है और उनमें से एक जो होता है वो अपना स्पेयर फेंकता है। खूने उसे अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पीछे धकेल दिया जाता है और उसे पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। टैंक उन्हें टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। वो बैकलाइन के पीछे जाते हैं। मेजेस में से एक अपनी फायरबॉल का यूज करता है और एक को ब्लो करता है, पर ऑक इमीडिएटली रिकवर हो जाता है। तो उसे पता चलता है कि उनके पास हाई मैजिकल रेजिस्टेंस है। दूसरे मेज बोरा अपने स्पेल का यूज करके क्रिएचर को बाइंड करती है, पर वो मेंशन करती है कि वो उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकती है। तो फायर मेज अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है और वो अपने वॉरियर्स को समन करता है ऑक से लड़ने के लिए। हर कोई खुद को डिफेंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। और जैसे यहाँ पे कीथुन मेंशन करता है कि वो आउटनंबर्ड है, वो कहता है कि अगर वो सराउंड हो गए हैं तो इट्स ओवर। तो वो अपने टीममेट्स को 3-3 ग्रुप में मूव करने का ऑर्डर दे देता है। वो नोट करता है कि हाई ऑक्स ए रैंक के हंटर्स को डिफीट कर सकते हैं, तो वो जानता है कि उसके बी रैंक टीममेट्स के पास चांस नहीं है और उनमें से एक अपना आर्म लूज कर देता है। तो बोरा अपने स्पेल्स यूज करके कैसे जैसे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करती है, जबकि सैमी उसका आर्म हील करती है। पर एक और अचानक उसके पीछे अपीयर होता है, तो उसे लगता है कि उसके लिए इट्स ऑल ओवर। पर जिन वो अपने रूलर्स हैंड का यूज करके ओक का गला घोट देता है और वो उसका हेड पुल ऑफ कर देता है, लिटरली पुल ऑफ भाई। जबकि वो वंडर करती है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अपनी स्टील स्किल का यूज करता है। जैसे ही वो बैटलफील्ड के अराउंड मूव करता है, वो ओक्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो स्टैंड आउट किए बिना टीम की हेल्प करना चाहता है।
और यहाँ पर कीथुन को पता चलता है कि जो ओक्स है वो अचानक वीक हो रहे हैं और उसके टीममेट्स उन्हें डिफीट कर देते हैं। सोचते हैं कि वो ये खुद से कर पाए। कीहून उनमें से एक के खिलाफ स्ट्रगल करता है पर जिन वो ओक का लेग काट देता है जिससे उसे ओवर पावर करने का मौका मिल जाता है। वो उसे आधा काट देता है और सबको पता चलता है कि फाइट ओवर हो गई है। सोचते हैं कि ये एक मिरेकल है कि वो लोग अभी भी अलाइव हैं, जिंदा हैं। वो डिस्कस करते हैं कि बैटल के दौरान ओक्स अचानक से वीकर हो गए, पता नहीं कैसे। वो वंडर करता है कि क्या गिना का इसमें कोई हाथ था, पर वो नोट करती है और साफ साफ बता देती है कि उसके पास ऐसी कोई भी डिबफिंग मैजिक वगैरह नहीं है। बोरा मेंशन करती है कि ये सिर्फ असैसिन टाइप हंटर्स के साथ ही पॉसिबल है और हमें पता चलता है कि वो जो लड़की है वो जिन्वू की सेल्फ स्किल डिटेक्ट कर पाती है, पर वो उसे जाने देने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उसने सबको सेव किया है। उन्हें लगता है कि आगे बढ़ना बहुत ज्यादा डेंजरस है और गिना जानती है कि किथुन डंजन क्लियर करना चाहता है क्योंकि ये कैप्टन के रूप में उसका पहला मौका है, पर वो रिट्रीट करने का सजेस्ट करती है और वो उसकी एडवाइस फॉलो करने का डिसाइड करता है। सबको कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, पर उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पर एक हाई लेवल बैरियर एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहा है और बोरा नोट करती है कि डंजन में एक पावरफुल क्रीचर है जो उन्हें जाने से रोक रहा है। उन्हें अचानक एक इमेंस मैजिकल पावर सेंस होती है और मेजेस बैरियर से छुटकारा पाने की ट्राई करते हैं, पर वो अचानक कर्स्ड हो जाते हैं। तो खूने हीलर को उनकी हेल्प करने का ऑर्डर देता है, पर उसे पता चलता है कि उनके पीछे ऑक्स की एक आर्मी है। भाई साहब, एक ऑर्क खूने के पास आ जाता है जैसे ही दूसरे चैंटिंग शुरू करते हैं और उसकी पूरी की पूरी बॉडी उनके लीडर के पोजेशन में आ जाती है जो खुद को कारगिलन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो रिवील करता है कि एंट्रेंस को ब्लॉक करने वाला वो ही था और वो क्यों को बताता है कि उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। कहता है कि वो या तो उसके सोल्जर्स के हाथों मर जाए, मारा जाए, या फिर उसके बेस पर आकर उससे मिले। तो खूने उसके साथ जाने का डिसाइड करता है, पर वो जिन्वू को कहता है कि वो ना बॉस के ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगा, ये उसका प्लान है। और ये बोलता है कि जब भी वो लोग डिस्ट्रैक्टेड होंगे, सबको डिस्ट्रैक्ट कर रखा होगा, तो जिन्वू सारा बस तू भाग जियो, बस कैसे भी जाके गेट से बाहर निकल के असोल्ट टीम को ढूंढने की कोशिश करियो और बता दियो। जिसपे जिन्वू वंडर करता है कि क्या ये खुद को मरवाना चाहता है, पर वो एक्सप्लेन करता है कि उनका जो मिशन है वो गेट क्लोज करना है, चाहे इसके लिए उनकी खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। और सैमी जिन्वू को अपनी विल दे देती है, कहती है कि अगर वो वापस नहीं आती तो वो इसे उसकी फैमिली को दे दे। वो नोट करता है कि उनकी सिचुएशन डेस्परेट है और वो डबल डंजन इंसिडेंट का रिकॉल करता है, पर वो सोचता है कि वो उन हंटर्स से बेटर है जिन्होंने उसे टेंपल में मारने के लिए छोड़ दिया था। एक्चुअली ये लोग काफी बेटर है उन सबसे। तो हम हाइन की तरफ कट करते हैं, देखते हैं वहां पर गेट पर जिन्वू को ढूंढती होती है, ये ढूंढ रही होती है, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाती। सोचती है कि उसने माइनिंग टीम से रिजाइन कर दिया होगा, पर माइनर्स का लीडर उसे बताता है कि वो डंजन के अंदर है क्योंकि उसने उनका पोर्टर बनने के लिए अग्री किया है था। ऑक्स इसकी टीम को भाई साहब बड़े हॉल तक एस्कॉर्ट करते हैं जहां वो कारगिलन से मिलते हैं और वो उन्हें अपने डोमेन में वेलकम करता है। उन्हें पता चलता है कि डंजन में काउंटलेस ऑक्स हैं और वो नोट करता है कि उसके बगल में 4 एलाइट वॉरियर हैं जिनके पास इमेंसली पावरफुल ऑराज हैं। शाही वंडर कर रही होती है कि जिन्वू ने वॉलंटियर क्यों किया और वो उसे सस्पिशियस पाती है, तो वो माइनिंग लीडर को बताती है कि वो गेट के अंदर देखना चाहती है, पर उसे पता चलता है कि उसके पास उसकी कोई स्वॉर्ड वगैरह नहीं है, तो वो उसे अपना ये पिकैक्स लैंड कर देता है। कहता है कि ये नथिंग से तो बेटर ही है ना, इसलिए ले जाओ। हम खूने की तरफ वापस आते हैं। जैसे ही वो नोट करता है कि उन्हें कारगिलन को डिफीट करना होगा, पर जब वो अपना मास्क रिमूव करता है तो सब भाई सब उसके ट्रेमेंडस पावर सेंस कर पाते हैं, तो पैनिक हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते और किथुन सोच रहा होता है कि वो उन्हें यहाँ क्यों लाया यार। तो वो रिवील करता है कि वो उन्हें मारकर अपने सोल्जर्स का एंटरटेनमेंट करना चाहता है। किथुन को पता चलता है कि अगर वो कुछ नहीं करते तो वो डूम्ड है भाई, खत्म है। तो वो सबको अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, पर वो मूव ही नहीं कर ही नहीं पा रहे होते यार, बहुत डर रहे होते हैं सारे के सारे लोग। और वो अकेला चार्ज करता है, पर कारगिल उसे अपनी शील्ड से रोकता है और अपनी ग्रेविटी मैजिक से उसे बढ़िया यूज कर उसे जमीन पर स्मैश कर देता है। दूसरे हंटर्स उसे हेल्पलेसली वॉच करते हैं जैसे ही वो किहून को चारों तरफ फेंकता है, पर जिन्वू उसे सेव करता है। जिन्वू से बताता है कि वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि डंजन उनके गिल्ड का है, पर वो जानता है कि असोल्ट टीम खतरे में है, तो वो उन्हें एस्केप करने को कहता है कि वो मॉन्स्टर से अकेला डील कर लेगा, तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, बच जाओ तुम लोग, और क्या कहूं। कारगिलन उसे अपनी पावर से इंटिमिडेट करने की ट्राई करता है, पर जिन्वू अनफेज्ड रहता है और वो अपनी शैडोज आर्मी समन करता है। जैसे ही वो उसे भिड़ने के प्रिपेयर करता है, मीनवाइल माइनस गेट पर ग्विंगवान को देखते हैं और वो वहां पर सोच रहा होता
होता है कि जो सर्विलियंस टीम है वो वहां पर क्या कर रही है। वो उनसे जिन्वू के बारे में पूछता है तो उनका लीडर रिवील करता है कि मतलब बताता है कि वो असोल्ट टीम के लिए पोल्टर का काम कर रहा है। मतलब ये बेचारा सबको यही बताता जा रहा है, पर आदमी सोचने लग जाता है कि सर्विलेंस टीम उसे क्यों ढूंढ रही है पता नहीं। दूसरे माइनर सोचते हैं कि वो एक क्रिमिनल है, पर गिंगशील बस उन्हें कल न्यूज देखने को कहता है। उन्हें अचानक गेट से एक स्ट्रेंजर पोल्टर आती हुई फील होती है तो गिंगशील अपने मैन को उसकी मैजिक पावर से फिर से टेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। हम फिर बाद में चाय ही को देखते हैं। जैसे ही वो ऑक्स के रिमेन्स देखती है, मरे हुए मुर्दे जो भी है ये देखती है, वो सोचने लग जाती है कि कौन कियान जो भी है उसकी टीम उन सबको डिफीट कैसे कर पाई, पता नहीं कैसे। वो डंजन के अंदर और भी ज्यादा इमेंस मैजिक पावर इंसेंस करती है और वो जानती है कि ये बॉस से आ रही है, तो वो सोचती है कि असोल्ट टीम खतरे में है, पक्का खतरे में है। हम जिन्वू की तरफ वापस आ जाते हैं। जैसे ही कारगिलन उसकी आर्मी को नजरअंदाज करता है, पर वो अपनी नई मोनार्क डोमेन स्किल का यूज करता है जो उसके सोल्जर्स को स्ट्रेंथन करती है। कारगिलन अपने मिनियंस जो भी है उन सबको अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, पर आयरन उन्हें एक सिंगल ब्लो से ऑब्लिटरेट कर देता है, खत्म कर देता है और एगरिस तुरंत उन्हें कट डाउन कर देता है, जिनको उनके थ्रू स्लाइस करता है। और दूसरे हंटर्स बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो कितना पावरफुल है। वो सोच रहे होते हैं कि सारे किस बंदे ने इन लोगों का पोर्टर बनकर काम करने का डिसाइड क्यों किया, पर वो नोट करते हैं कि ऑक्स उनके नाइट्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कारगिलन उसे बताता है कि उसके सोल्जर पैथेटिक है, पर वो रिवील करता है, बताता है कि वो इनफाइनाइटली रिजरेक्ट कर सकते हैं। तो कारगिलन अपनी मैजिक से अटैक करना शुरू करता है। कहता है कि जब तक जिन्वू की माना खत्म नहीं हो जाती वो शैडो आर्मी को डिस्ट्रॉय करता रहेगा, खत्म करता रहेगा। अब यहाँ पर गिंगूल के मैन है ना, सारे के सारे गेट को एनालाइज करने लग रहे होते हैं और लगभग फिनिश कर ही देते हैं एनालाइज कर करके। और वो फिर बाद में बताते हैं कि उसका जो लेवल है वो लगभग एस रैंक है। तो वो उन्हें हंटर्स गिल्ड के मास्टर से कांटेक्ट करने और डंजन में असोल्ट टीम को सपोर्ट करने के प्रिपेयर करने का ऑर्डर देते हैं। ऑक्स शैडो आर्मी को कट डाउन करते हैं। जैसे ही जिन्वू को पता चलता है कि उसकी माना खत्म हो रही है, पर वो एक पोशन ड्रिंक करता है और गिरे हुए ऑक्स को अपने मिनियंस तुरंत ही बना देता है, मतलब उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है। कारगिल को कहता है कि वो जल्दी ही उन्हें ज्वाइन कर रहा होगा। वो जिन्वू की पावर रिकॉग्नाइज कर लेता है, पर वो अचानक ग्लिच आउट हो जाता है। जैसे ही वो वंडर करता है, सोच रहा होता है कि उसे बार बार एक आवाज क्यों सुनाई दे रही है जो उसे ह्यूमंस को किल करने को कहती है, पर वो सोचता है कि इट डजंट मैटर और वो अपने एलाइट वॉरियर्स को फायर जोन करने का ऑर्डर दे देता है। और फिर हम चोई की तरफ का सीन देखते हैं जहां पर यहाँ पर इसको इंसिडेंट के बारे में पता चलता है और उसका जो असिस्टेंट वरिड है काफी ज्यादा कि डंजन ब्रेक हो सकता है, पर वो नोट करता है, ध्यान रखता है कि उनके पास अभी भी टाइम है और वो उसे अपने बेस्ट हंटर्स को गेट पर भेजने का ऑर्डर देता है। एलाइट वॉरियर्स में से एक आयरन से लड़ता है जो उसे आसानी से ओवरपावर करता है, उसका हेड लिटरली काट देता है भाई साहब। तो उनमें से जो दो है ना वो एग्रिस के ऊपर गैंग अप कर लेते हैं और उसे उनसे कीप अप करने में स्ट्रगल हो रहा होता है, पर वो एक को किल करने में लगभग मैनेज कर लेता है, कर देता है। वो दूसरे पर बुरी तरह अटैक कर देता है और उसे पीछे ढकेल देता है। जब टैंक उस पे पीछे से अटैक करता है, जिन वो मेंशन करता है कि उसके जनरल्स के ऊपर अपर हैंड है और बाकी हंटर्स लड़ाई ज्वाइन करने का सोचते हैं, पर कारगिलन अपनी मैजिक से उन्हें कर्ज दे देता है।